हाल के दिनों में पेंशन से जुड़ी जो चर्चाएं और अपडेट सामने आ रहे हैं, उन्होंने लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की लंबे समय से चल रही मांगों और उनके आंदोलन के बाद कई बदलावों की बातें तेज हो गई हैं। अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं या पहले से पेंशन ले रहे हैं, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और ऐसी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे कोई भी बदलाव आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात ईपीएस 95 पेंशनर्स की उस नाराजगी की जो पिछले कुछ महीनों में खुलकर सामने आई। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, ज्ञापन और दबाव की वजह से ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दबाव के बाद सरकार और संबंधित विभागों के स्तर पर कुछ नियमों में राहत और बदलाव पर काम होने की बातें कही जा रही हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों को लंबे समय से लगता था कि उनकी पेंशन बहुत कम है और महंगाई के सामने टिक नहीं पा रही, उनके लिए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते जैसी मांगें फिर से केंद्र में आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें हर पेंशनर तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस कंटेंट को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अब उन संभावित 5 बदलावों की बात करते हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। पहला बदलाव न्यूनतम सेवा अवधि को लेकर बताया जा रहा है। पहले बहुत से मामलों में ये समझ बन गई थी कि एक तय अवधि से कम नौकरी करने पर नियमित पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता और कई बार केवल योगदान की राशि वापस मिलने जैसी स्थिति बनती थी। अब चर्चा ये है कि सेवा अवधि की बाध्यता को आसान किया जा सकता है, ताकि कम अवधि काम करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन के दायरे में लाया जाए। खासकर ऐसे लोग जो अस्थायी काम करते हैं या जिनकी नौकरी बीच में रुक जाती है, उनके लिए ये राहत बहुत मायने रखेगी। ऐसी हर नई सूचना के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियमों की भाषा बदलते ही असर सीधे आपके लाभ पर पड़ता है। दूसरा बदलाव पेंशन की गणना के तरीके को लेकर सामने आ रहा है। बहुत समय से शिकायत रही है कि पेंशन की गणना में भत्ते शामिल नहीं होते और इसलिए अंतिम लाभ अपेक्षा से कम बनता है। अब ये चर्चा चल रही है कि महंगाई भत्ता और कुछ अन्य भत्तों को गणना में जगह मिल सकती है, ताकि पेंशन वास्तविक खर्चों के मुकाबले बेहतर हो। अगर ये मॉडल लागू होता है, तो जिनकी पेंशन कम बनती थी, उनके लिए राशि में स्वाभाविक बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतिम निर्णय और नोटिफिकेशन आने पर ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, मगर दिशा यही दिख रही है कि गणना के नियमों को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जाए। तीसरा बदलाव पारिवारिक पेंशन को लेकर बताया जा रहा है। कई परिवारों के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि पेंशन धारक के नहीं रहने के बाद घर का खर्च कैसे चलेगा। रिपोर्ट्स में ये बात उठ रही है कि परिवार को मूल पेंशन का एक मजबूत हिस्सा, जैसे 60% तक देने की व्यवस्था को और स्पष्ट और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही ये भी चर्चा है कि अगर पेंशन धारक और उनके जीवन साथी दोनों नहीं रहते, तो आश्रित बच्चों के लिए एक तय सहायता और पढ़ाई से जुड़ा भत्ता जैसी व्यवस्था को बेहतर रूप से लागू किया जाए। ये बदलाव कागज पर नहीं, जमीन पर असर दिखाएं। इसके लिए प्रक्रिया और दस्तावेज नियमों को भी सरल करना जरूरी होगा। चौथा बदलाव पेंशन भुगतान और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से जुड़ा है। बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स आज भी शिकायत करते हैं कि उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं या छोटी छोटी गलतियों की वजह से भुगतान रुक जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि आवेदन, सत्यापन, स्टेटस ट्रैकिंग और शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जा रहा है और इसके लिए एक समर्पित पोर्टल जैसी व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पेंशनर घर बैठे अपडेट देख सकेगा और समय पर कार्यवाही हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की बातें लगातार आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पांचवा और सबसे बड़ा मुद्दा न्यूनतम पेंशन की राशि से जुड़ा है। लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन इतनी हो कि दवाइयों, किराए, राशन और रोजमर्रा के खर्च का कम से कम आधार बन सके। चर्चा यह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर लगभग 7,000 से 7,500 रुपए के आसपास लाने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने जैसी योजना पर काम हो सकता है। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 2026 के भीतर इस दिशा में बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो जिन लोगों की पेंशन आज बहुत कम है, उनके लिए ये राहत किसी बड़े सहारे की तरह होगी। इस पॉइंट पर आपकी राय जानना जरूर। इसलिए अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि संकेत मिले कि ऐसे विषयों पर और अपडेट चाहिए। अब 7,750 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते वाली चर्चा को थोड़ा विस्तार से समझिए। मौजूदा हालात में बुजुर्गों के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है बढ़ती महंगाई। दवाइयाँ, जांच, इलाज, बिजली, गैस और रोज़मर्रा का सामान सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है और उसके साथ महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो पेंशन की वास्तविक कीमत समय के साथ बनी रह सकती है। महंगाई भत्ता आमतौर पर समय समय पर संशोधित होता है, जिससे बढ़ती कीमतों का दबाव कुछ हद तक कम हो जाता है। यहाँ एक अहम बात यह है कि किसी भी योजना को लागू करने के लिए फंडिंग, नियम और प्रक्रिया तीनों का साफ होना जरूरी है।
इसलिए अंतिम अधिसूचना आने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी, मगर संकेतों से ये मुद्दा आगे बढ़ता दिख रहा है। अब आते हैं 36 माह वाले नियम की राहत पर, जिसका जिक्र कई कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसी नौकरियों में होते हैं जहां काम का स्वरूप अस्थायी होता है या नौकरी बीच में छूट जाती है। पहले ऐसी स्थिति में कई बार ये महसूस होता था कि लगातार तय अवधि पूरी नहीं हुई तो पेंशन जैसी सुविधा दूर हो जाती है और सिर्फ जमा राशि का हिसाब रह जाता है। अब कहा जा रहा है कि ऐसी बाध्यता को हटाकर योगदान के आधार पर लाभ का रास्ता आसान किया जा सकता है, ताकि 6 महीने या कम अवधि काम करने वाले भी बाहर ना रह जाएं। इससे अनौपचारिक क्षेत्र के कई कर्मचारी और खासकर वे महिलाएं जो शादी या बच्चों की देखभाल के कारण काम छोड़ देती हैं, उन्हें भी भविष्य में सुरक्षा मिल सकती है। ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि नियमों का छोटा बदलाव भी बड़ी राहत बन जाता है। इन बदलावों के बाद जो व्यावहारिक फायदे सामने आते हैं, उन्हें सीधे सीधे समझिए। सबसे पहले, वित्तीय सुरक्षा। जब न्यूनतम पेंशन एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचती है तो बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित रकम का भरोसा रहता है। ये भरोसा ही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि फिर दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी कम होती है। दूसरा फायदा महंगाई से सुरक्षा है। अगर महंगाई भत्ता जुड़ता है तो पेंशन समय के साथ बढ़ सकती है और खरीदने की क्षमता पूरी तरह टूटती नहीं। तीसरा फायदा परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि पारिवारिक पेंशन का मजबूत प्रावधान होने पर घर में आय का सहारा बना रहता है और बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी मदद भविष्य को संभाल सकती है। चौथा फायदा डिजिटल सुविधा है, जहां आवेदन, स्टेटस और शिकायत जैसी चीज़ें घर बैठे हो सकें। और पांचवा फायदा स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये भी चर्चा है कि पेंशनर्स के लिए किफ़ायती या आंशिक रूप से मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जैसे विकल्पों पर विचार हो सकता है, ताकि इलाज का खर्च अकेले पेंशनर पर बोझ न बने। अगर आपको लगता है ये जानकारी हर पेंशनर को सुननी चाहिए तो इसे लाइक कर दीजिए। इससे ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अब बात पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस की। ये मुद्दा वर्षों से बहस में है और अलग अलग राज्यों में अलग निर्णयों के कारण चर्चा और तेज हो गई है। एनपीएस के मॉडल में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है और राशि बाजार आधारित निवेश के जरिए बढ़ती है। इसीलिए रिटर्न बाजार की चाल पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि पूरी तरह गारंटीड नहीं मानी जाती, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरी तरफ ओपीएस में पारंपरिक रूप से ये माना जाता रहा है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का एक तय हिस्सा, जैसे 50% तक पेंशन के रूप में मिलता है और साथ में महंगाई राहत भत्ता जैसी व्यवस्थाएं भी जुड़ती हैं। इसी कारण बहुत से कर्मचारी ओपीएस को अधिक सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि वहां अनिश्चितता कम होती है। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आता रहा है कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने के फैसले किए हैं और इससे दबाव बढ़ता दिख रहा है कि केंद्र स्तर पर भी इस पर स्पष्ट निर्णय हो। जिन राज्यों का नाम चर्चा में आता है, वहां कर्मचारियों के बीच ये संदेश गया कि अगर राज्य कर सकते हैं तो व्यापक स्तर पर भी समाधान निकाला जा सकता है। इसी बीच न्यायालयों में इस विषय से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई और बहस का भी जिक्र होता रहा है। 2026 में इस चर्चा के तेज होने की बातें कही जा रही हैं और ये उम्मीद भी जताई जाती है कि साल के अंत तक दिशा स्पष्ट हो सकती है। यहाँ फिर वही बात है, अंतिम निर्णय और आदेश आने पर ही असली स्थिति साफ होगी, मगर कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इसी पर टिकी रहती हैं। अगर आप इस पर नियमित अपडेट चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई ठोस खबर आए वो आप तक पहुंच सके। अब समझिए 50% सैलरी पेंशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये थी, तो 50% के हिसाब से करीब 25,000 रुपये मासिक पेंशन का आधार बनता है। इसके साथ अगर महंगाई राहत भत्ता जैसी चीज़ें जुड़ती हैं तो समय के साथ ये राशि बढ़ भी सकती है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा मानसिक शांति है, क्योंकि कर्मचारी को ये अंदाज़ा रहता है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी रकम आएगी, जबकि निवेश आधारित मॉडल में बाजार के कारण कभी ज़्यादा कभी कम रिटर्न संभव है और उसी हिसाब से पेंशन की स्थिति बदल सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग ओपीएस को स्थिरता का प्रतीक मानते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की चर्चा भी होती है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। अब ज़रा एक ज़रूरी बात, इन सभी मुद्दों में भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं, लेकिन आपको हर अपडेट को समझदारी से देखना है। जो भी बदलाव लागू होते हैं वे अधिसूचना, नियम और प्रक्रिया के जरिए आते हैं।